तो जो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड या शॉर्ट वेव माइक्रोवेव रेडिएशन है, जो जिसकी अपवेलिंग हो रही है अर्थ के सरफेस से, उसका वो वाटर वेपर के द्वारा कैप्चर होगा, परंतु स्पेस एंड टाइम के साथ इसकी कैप्चरिंग वेरिएबल रहेगी। पुनः हम रेडिएशन की बात करते हैं, तो एक बार रिकैप करते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की क्या बात है। यहाँ पर आप एक वेव को देख रहे हैं, ये वेव के ये क्रेस्ट्स हैं वेव के। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, जिसको लैम्डा साइन से हम डेजिग्नेट करते हैं। अब ये देखिए, फर्स्ट वाले में इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट के बीच की दूरी, और इस सेकंड वाले में इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट के बीच की दूरी, और ये थर्ड एग्जाम्पल में क्रेस्ट के बीच की दूरी। तो यहाँ ये दूरी लंबी है, इसलिए ये लॉन्ग वेवलेंथ का रेडिएशन है। इस वाले में दूरी एक क्रेस्ट और दूसरे के बीच में कम है, इसलिए शॉर्ट वेव रेडिएशन है। इस वाले में इस एग्जाम्पल की तुलना में वेवलेंथ अधिक है एवं इस एग्जाम्पल की तुलना में वेवलेंथ कम है, तो ये मीडियम वेवलेंथ का रेडिएशन है। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आप इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिए। इस पॉइंट के ऊपर से एक यूनिट टाइम, लेट्स से 1 सेकेंड में कितनी वेव्स इस एरिया से पास होके चली जाती हैं, वो फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से कितनी वेव्स चली जाएंगी। तो जब भी वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो इस पॉइंट से एक यूनिट टाइम में अधिक वेव्स निकलेंगी। जब भी वेवलेंथ लंबी होगी, फॉर एग्जांपल ये वाली, तो इस पॉइंट से एक यूनिट टाइम में, सेम यूनिट टाइम में कम वेव्स निकलेंगी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो उसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि C यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ अगर लंबी होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ छोटी होगी तो फ्रीक्वेंसी अधिक होगी। वेलोसिटी ऑफ EMR सेम रहनी है, स्पीड ऑफ EMR सेम रहनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सी स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो यदि वेवलेंथ लंबी है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ शॉर्ट है तो फ्रीक्वेंसी अधिक होगी। ये संख्या सेम ही रहेगी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से इन्वर्सली वेरी करते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल है उसमें आप सन से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एक स्मॉल पार्ट, जिसको कि अक्सर हम विजिबल लाइट का पार्ट कहते हैं, उसको देख पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि विजिबल लाइट का जो पार्ट है वो अल्ट्रावायलेट के बाद में ब्लू वेव बैंड से शुरू होता है। ब्लू लाइट का बैंड है, शॉर्ट वेवलेंथ है। फिर ग्रीन लाइट का बैंड है, इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है। ये देखिए, इन क्रेस्ट, इस क्रेस्ट और इस क्रेस्ट के बीच की दूरी, यहाँ की दूरी थोड़ी अधिक है इसके मुकाबले। ग्रीन के बाद में येलो लाइट आती है, तो येलो लाइट के वेव के एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी ग्रीन वाले से थोड़ी अधिक है, ब्लू वाले से काफ़ी ज़्यादा अधिक है। अब आप रेड लाइट के ऊपर आइए, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के मुकाबले अधिक है, तो वेवलेंथ लंबी है। ये डिस्टेंस अगर आप कंपेयर करेंगे ब्लू वेवलेंथ से तो ये डिस्टेंस काफ़ी अधिक है। और इधर देखिए आप वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक क्रिकेट का ग्राउंड है या फुटबॉल का ग्राउंड है या एथलेटिक्स का स्टेडियम है, जिसमें कि रनिंग का एक ट्रैक बना हुआ है। वहाँ पर एक छोटा बच्चा, लेट्स से कि 5 साल की उम्र का, और एक ग्रोन अप एडल्ट 20 या 25 वर्ष की उम्र का कोई व्यक्ति, जो दोनों दौड़ रहे हैं, और दोनों ने ग्राउंड का एक चक्कर लगाया और दोनों ने ही 1 मिनट में ग्राउंड का चक्कर पूरा कर लिया। अब आप जानते हैं कि एक 20 साल या 25 साल का जो युवक होगा, मान लीजिए कि 6 फीट लंबा है, और ये बच्चा जो 5 साल का है ये 3.5 फीट का है। तो इस व्यक्ति का और इन दोनों ने एक ही समय में ग्राउंड का राउंड पूरा किया है। तो ग्रोन अप व्यक्ति का स्ट्राइड
यानी एक कदम, एक स्टेप अधिक लंबा होगा। बच्चे का स्टेप चूंकि उसकी लंबाई कम है तो बच्चे का स्टेप छोटा होगा। तो ग्रोन अप व्यक्ति को वो स्टेडियम का एक राउंड देने के लिए कम कदम लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके कदमों, एक कदम से दूसरे कदम के बीच की दूरी अधिक है। परंतु चूंकि उन्होंने सेम ही टाइम में सर्कल को पूरा किया है, तो बच्चा जिसके एक कदम से दूसरे कदम के बीच की दूरी छोटी होती है, यानी स्ट्राइड उसका छोटा होता है, तो उसको इस व्यक्ति के साथ बराबर एक स्पीड से दौड़ने के लिए अधिक अमाउंट में स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है? फ्रीक्वेंसी है। चाइल्ड का स्टेप छोटा है, इसलिए उसको अपनी फ्रीक्वेंसी लंबी करनी पड़ेगी। यानी शॉर्ट वेव ईएमआर से कंपेयर कर सकते हो, शॉर्ट वेव लेंथ का ईएमआर है, फ्रीक्वेंसी अधिक है। ग्रोन अप पर्सन का जो स्टेप है वो लॉन्ग वेव के ईएमआर से कंपेयर कर सकते हो, चूँकि स्ट्राइड लंबा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन दोनों की स्पीड सेम है। 1 मिनट में इन्होंने ग्राउंड के को पूरी तरह कवर कर लिया है। तो ये एक उदाहरण के लिए, आपको समझने के लिए, जिन लोगों को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रिलेशनशिप को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो इस एग्जांपल को के बारे में सोचें, इसको समझने का प्रयास करें। फिर भी यदि आपको ये मुश्किल लगता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं अपने फीडबैक के अंदर कमेंट्स में। मैं कोई और एग्जांपल आपको देके इसको समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, चूँकि ईएमआर की बात की, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन की बात थी, तो अब हम लोगों को ईएमआर को थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। ये फिगर जो है, इसको आप प्रिंट ले सकते हैं इस फिगर का, और इसको तसल्ली से देखना। ये देखिए, यहाँ पर वेवलेंथ्स दिखाई हुई हैं इसके अपर पार्ट के अंदर। ये शॉर्ट वेवलेंथ्स हैं, धीरे धीरे वेवलेंथ्स की लंबाई बढ़ती जा रही है। यहाँ पर लंबी वेवलेंथ आ गई है। ये पार्ट देखिए, वाइट वाला, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को इस नीचे के हिस्से में, इस पार्ट को स्प्रेड करके दिखाया गया है इस नीचे के हिस्से में। तो एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये वाइट लाइट वाला है, और तीसरा पार्ट ये है। तो अब समझिए कि ये बहुत छोटी वेवलेंथ्स की किरणें हैं, बहुत ही छोटी, जिसमें कि गामा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज हैं। ये 0.4 माइक्रोन से छोटी वेवलेंथ की का ईएमआर है। 0.4 माइक्रोन से छोटा। 1 माइक्रोन कितना होता है? वेवलेंथ को हम लैम्डा या माइक्रोन से बताते हैं। तो माइक्रोन होता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का अर्थ है कि 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। अल्ट्रावायलेट रेज और एक्स रेज और भी छोटी वेवलेंथ की होती हैं, तो उनको हम नैनोमीटर के द्वारा बताते हैं। तो माइक्रोमीटर जो एक मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है, यानी 110 टू द पावर -6 रेज टू द पावर -6 की दूरी होती है एक वेवलेंथ की। यहाँ पर 10 टू द पावर -9 की दूरी होती है, यानी 10 लाखवां जो हिस्सा है उसका भी 1000वां हिस्सा। तो ये और भी छोटा होता है। तो ये नैनोमीटर के अंदर गामा रेज और एक्स रेज को बताया जाता है। ये देखिए, नैनोमीटर यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 1 नैनोमीटर है, और ये 0.1 नैनोमीटर है, 0.01 नैनोमीटर है, 0.001 नैनोमीटर है। अब यहाँ देखिए, आप 1 के बाद में यहाँ 10 आया है, यानी ये 10 नैनोमीटर है। पर 10 नैनोमीटर के बाद में आप पुनः 0.1 देख रहे हैं, ये माइक्रोमीटर आ गया। तो नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर -9, यानी 1/1 और उसके बाद में 9 शून्य। माइक्रोमीटर होता है 1/6 शून्य, 1/1 और फिर 6 शून्य, यानी 1/10 लाख। और ये होगा 1/10 लाख के बाद में होगा करोड़, 10 करोड़ और 1 अरब। ये है 1 अरब। 1/1 अरब, यानी मीटर का 1 अरबवां हिस्सा नैनोमीटर होगा। मीटर का 10 लाखवां हिस्सा माइक्रोमीटर होता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज माइक्रोमीटर में मेजर की जा रही हैं, एक्स रेज और गामा रेज नैनोमीटर में मेजर की जा रही हैं, क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटी है। जितनी छोटी वेवलेंथ होगी, पुनः याद रखें, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होने वाली है। तो ये बहुत छोटी वेवलेंथ का रेडिएशन है।
सन से आने वाले रेडिएशन में गामा रेज और एक्स रेज का पोर्शन कम होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनका एब्जॉर्प्शन जैसा कि हमने पहले देखा ओजोन के द्वारा आउटर एटमॉस्फेयर में कर लिया जाएगा। 0.1 माइक्रोन अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर ये दूरी आई है वेवलेंथ की। यहाँ से जब हम इस साइड में बढ़ेंगे तो ये 0.4 माइक्रोन का पार्ट आ गया, यहाँ से ब्लू लाइट शुरू होगी। सो 0.4 माइक्रोन से लेके और 0.7 माइक्रोन तक का, अब ये देखिए इस हिस्से को चूँकि इन्होंने बड़ा करके यहाँ दिखाया है, तो ये 0.4 माइक्रोन यहाँ है, 0.4 माइक्रोन से लेके 0.7 माइक्रोन तक ये पार्ट, इस सारे का सिर्फ इतना पार्ट यानी इतनी दूरी है, बाकी बचा हुआ नहीं है। ये विजिबल रेडिएशन है 0.4 टू 0.7 का पार्ट। ये वो रेडिएशन है जिसमें कि सूर्य का जो रेडिएशन आता है, सूर्य से आने वाले EMR की पीक फ्रीक्वेंसी या पीक इंटेंसिटी इस पार्ट में ही होती है, और शायद इसीलिए ह्यूमन बींग्स इस इवॉल्व किए हैं तो इस पार्ट को वो देख पाते हैं। ये जो पार्ट है जिसको कि जो अगेन शॉर्ट वेव रेडिएशन ही है, तो इसका ये इतना छोटा पार्ट विजिबल वाला हो गया 0.4 टू 0.7। इसके बाद का जो पार्ट है 0.7 से लेके 1.2 माइक्रोन तक का, इसको NIR या नियर इंफ्रारेड कहते हैं। 1.2 से लेके 3 माइक्रोन तक का जो पार्ट है वेवलेंथ का, जो EMR का पार्ट है, इसको SWIR या शॉर्ट वेव इंफ्रारेड कहते हैं। 3 माइक्रोन से लेके 6 माइक्रोन तक का जो पार्ट है सेम इसी वाइट वाले एरिया से, इसको MIR या मिडल इंफ्रारेड कहते हैं। और 6 माइक्रोन से लेके लगभग 8 माइक्रोन तक का जो पार्ट होगा, ये 8 या 22 माइक्रोन तक का पार्ट होगा, वो जो है आपका थर्मल इंफ्रारेड का पार्ट आएगा। तो ये EMR का इस फिगर के द्वारा आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो ये अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज का पार्ट है, शॉर्ट वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी। ये वो पार्ट है जो कि जिसमें कि विजिबल एनर्जी और इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, मिडल इंफ्रारेड और थर्मल इंफ्रारेड शामिल है। इसके बाद का ये जो पार्ट आ रहा है, इसमें माइक्रोवेव्स हैं। अब ये देखिए माइक्रोमीटर से दूरी सेंटीमीटर्स की तरफ आने लगी है। माइक्रोवेव्स यानी वेवलेंथ की, यहाँ भी आप देख रहे हैं वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। माइक्रोवेव्स हैं, इसके बाद रेडार वेव्स हैं, और उसके बाद टीवी और ऑडियो की। तो यहाँ पर आप देखिए दूरी मीटर में बढ़ गई। तो ये जो स्केल है 0.001 से लेके इधर तक का, ये लॉगरिथमिक स्केल है। आप लोगों को इस फिगर को थोड़ा सा डिटेल में इसकी को पढ़ना चाहिए, इसको समझने का प्रयास करें, ये इम्पोर्टेंट है। आप जब खुद रिमोट सेंसिंग करेंगे तो एक बार इसको आपने समझ लिया, उसके बाद में इमेजेस को इंटरप्रेट करने में इससे काफ़ी सहायता मिलेगी, और इन दूरियों को आपको अधिक याद रखना नहीं पड़ेगा, एक बार आप थ्योरेटिकली इसको सर समझ लीजिए। इसी फिगर को, EMR के फिगर को हम एक दूसरी तरह की रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं। इस फिगर को, यह फिगर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस फिगर में देखिए इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट यहाँ पर है, दूसरा पार्ट यहाँ पर है। अब इसको समझने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताना चाहूँगा। ये पार्ट जो है ये सोलर रेडिएशन का है, सूर्य से आने वाले रेडिएशन का है, तो इसको शॉर्ट वेव रेडिएशन हम एक बार नाम दे देते हैं। ये पार्ट अर्थ से जाने वाले, एटमॉस्फेयर की तरफ या स्पेस की तरफ जाने वाले रेडिएशन का है, इसको हम लॉन्ग वेव रेडिएशन नाम हम दे देते हैं। यहाँ पर देखिए जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर वेवलेंथ है माइक्रोमीटर में, वाई जो एक्सिस है उसके ऊपर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, ये भी लॉगरिथमिक स्केल है। तो ये
इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है। अब इंटेंसिटी से तात्पर्य क्या हुआ? इंटेंसिटी से तात्पर्य है कि 1 स्क्वायर मीटर का यदि कोई क्रॉस सेक्शन है तो उसके ऊपर 1 यूनिट टाइम में कितनी अमाउंट में रेडिएशन आके मिला। अब देखिए, तो ये जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो आप देख रहे हो कि जो अर्थ से जाने वाला रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी सूर्य से आने वाले रेडिएशन के मुकाबले कम है। और लॉग स्केल की एक खासियत होती है कि एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन की तरफ जाते हो तो ये 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। सपोज ये 1 है तो ये 0.2 जो आपको दिख रहा है ये 10 होता है। और यहाँ पर जब आते हो तो ये 1 2 3 नहीं है, ये यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 10 होगा, और फिर ये पार्ट 100 होगा, और उसके बाद ये पार्ट 1000 होगा, और ये पार्ट जो है 10,000 होगा, और इसका मतलब है 1 लाख। तो यानी 10 टाइम्स लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन के अंदर इंटेंसिटी बढ़ जाती है। सेम पोजीशन यहाँ भी है इस वाले स्केल के ऊपर। तो ये वेवलेंथ का स्केल है लॉगरिथमिक, और ये लॉगरिथमिक स्केल है एनर्जी की इंटेंसिटी का। अब हम इसको एक दूसरी तरह से सेम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। समझने का तरीका बदलिए। अभी तक हमने इसको सन से आने वाला शॉर्ट वेव रेडिएशन माना, इसको अर्थ से जाने वाला लॉन्ग वेव रेडिएशन माना। ये लॉन्ग वेव रेडिएशन की इंटेंसिटी कम है, वेवलेंथ्स लंबी है। सन से आने वाले रेडिएशन वेवलेंथ्स छोटी हैं, इंटेंसिटी ऊंची है। ओके, अब ये देखिए, ये आपको एक ब्लू लाइन बाहर दिख रही है, स्मूथ कर्व्ड सरफेस है ब्लू लाइन के अंदर। ये एक थियोरेटिकल कर्व है जो ये बताता है कि सन अगर एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता, सन एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता। ब्लैक बॉडी क्या होती है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि परफेक्ट अमाउंट में रेडिएशन करता है, उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। फिलहाल आपके समझने के लिए इतना ही बताऊंगा, नहीं तो चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेट होकर लगेंगी। यदि सन एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता तो उसका रेडिएशन अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रीजन में अलग अलग इंटेंसिटी पे होता। वो उसका कर्व कुछ इस प्रकार होता, सॉलिड ब्लू लाइन स्मूथ सरफेस। अब इस स्मूथ सरफेस में आप देखिए कि अधिकांश रेडिएशन, पीक रेडिएशन किस एरिया में? इस एरिया में। और ये पीक रेडिएशन विजिबल पार्ट में आता है, वो पार्ट जिसको कि हम लोग देख पाते हैं, ह्यूमन बींग्स। इसके बाद का बहुत बड़ी अमाउंट में रेडिएशन कौन सा है? ये इंफ्रारेड पार्ट में आ गया। तो ये सारा का सारा रेडिएशन जो है सन से आने वाला, इसका थ्योरेटिकल कर्व ये है, परंतु जो रियल में आ रहा है, जिसको कि रिप्रेजेंटेशन यहाँ शेडेड ग्राफ के द्वारा है, वो अधिकांश विजिबल में है, कुछ विजिबल से कम अल्ट्रावायलेट वाले पार्ट के अंदर है, ठीक है। और अल्ट्रावायलेट में भी ये देखिए, थ्योरेटिकली इस पार्ट में भी काफ़ी रेडिएशन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो सन कम अमाउंट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेडिएट करता तो है पर कम अमाउंट में करता है। अधिकांश रेडिएशन जो सन करता है वो विजिबल पार्ट में करता है। सन के सरफेस का जो टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके आधार पे, एवं फिर काफ़ी मात्रा में अमाउंट इंफ्रारेड रीजन के अंदर सन करता है। अर्थ के बारे में तो ये डाउनवेलिंग रेडिएशन है। ये वाला रेडिएशन कौन सा है? ये अपवेलिंग है, अपवेलिंग रेडिएशन है अर्थ के सरफेस का। तो अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर आप 20 से 25 डिग्री के बीच में मानिए, और वहाँ से जाने वाला जो रेडिएशन है वो, उसका थ्योरेटिकल कर्व है ये है, यदि अर्थ एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती। अब देखिए, टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर में यदि सन एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहरी हिस्से पे यदि 1 बाई 1 मीटर का एक सरफेस एरिया या कोई कार्डबोर्ड लगाते जो कि आने वाले रेडिएशन को मेजर करता, तो 1600 वॉट पर स्क्वायर मीटर रेडिएशन आउटर एटमॉस्फेयर में मिलता। रियल में जो टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर पे रेडिएशन मिल रहा है वो लगभग 1400 वॉट पर स्क्वायर मीटर है, क्योंकि सन नियरली परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, कंप्लीट परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। तो एक्चुअल में टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर 1400 माइक्रोमीटर है। अब टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर की बात हम क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर रेडिएशन आएगा उसका एब्जॉर्प्शन चालू हो जाएगा। रेडिएशन का यदि एब्जॉर्प्शन चालू हो गया तो फिर मान लीजिए इस स्थान के ऊपर इसको मेजर किया जाता है तो यहाँ पर काफ़ी पार्ट इनकमिंग रेडिएशन का एब्जॉर्ब हो गया है, तो यहाँ पर आपको 1400 वॉट्स पर स्क्वायर मीटर नहीं मिलेगा। ये देखिए डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशन एट अर्थ सरफेस, कि जब सरफेस के ऊपर आ गया है एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके तो 1400 मीटर में से 900 मीटर ही अर्थ के सरफेस तक पहुंचा है। इसका अर्थ क्या है कि लगभग 500 वॉट्स आने वाला जो इनकमिंग रेडिएशन 1400 वॉट्स पर स्क्वायर मीटर टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर में है, वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ की सरफेस पे आया तो उसमें से 500 वॉट्स एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गया और 900 मीटर बीम रेडिएशन अर्थ की सरफेस के ऊपर आया। अब हम बात करते हैं अर्थ की, जो लॉन्ग वेव रेडिएशन वाली है। चूंकि मैंने बताया था कि लॉन्ग वेव रेडिएशन कम इंटेंसिटी का होता है, तो ये इसका थ्योरेटिकल कर्व है, ब्लैक बॉडी कर्व है। तो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर यहाँ 300 केवी लिखा है, तो 300 केवी का अर्थ है 27 डिग्री सेल्सियस, जिस टेम्परेचर को आप जानते हैं। तो यदि अर्थ परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो तो इसका रेडिएशन जो है 470 वॉट्स पर स्क्वायर मीटर होना चाहिए, जबकि वो किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रोसेस से इफेक्टेड नहीं है। एक्चुअल में टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर पे जब इसको मेजर किया जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के बाद में, तो ये सिर्फ 70 वॉट्स पर स्क्वायर मीटर मिलता है। तो थियोरेटिकली यदि एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ का अपवेलिंग रेडिएशन होता 470 वॉट्स पर स्क्वायर मीटर। रियल में एटमॉस्फेयर में काफ़ी अपगोइंग या अपवेलिंग जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो गया, तो जो टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर पे मेजर किया गया वो 70 वॉट्स पर स्क्वायर मीटर है। अब ये देखिए यहाँ पर अर्थ से जाने वाले रेडिएशन का अधिकांश हिस्सा जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हो रहा है, H2O यानी वाटर वेपर और अन्य गैसेस के द्वारा। अब रियल में जो पहुंचा है वो देखिए इस वेवलेंथ में पहुंचेगा, इस वेवलेंथ में पहुंचेगा, इस वेवलेंथ में पहुंचेगा। ये पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, ये पार्ट एब्जॉर्ब हो गया स्पेसिफिक वेवलेंथ में, ये पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, ये सारा पार्ट एब्जॉर्ब हो गया। तो जो टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर में मिलेगा वो इस वेवलेंथ का रेडिएशन मिलेगा, इस वेवलेंथ का रेडिएशन मिलेगा टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर पे और इसमें मिलेगा। तो रेंज तो ये थी अर्थ से जाने वाले लॉन्ग वेव रेडिएशन की, इनमें से स्पेसिफिक वेवलेंथ के रीजन एटमॉस्फेयर की इन गैसेस ने एब्जॉर्ब कर लिए और जो टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर में मिला वो इन वेवलेंथ्स के अंदर रेडिएशन हमें प्राप्त हुआ है। सोलर रेडिएशन की बात करते हैं। अब देखिए टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर में अर्थ से वापस रिफ्लेक्ट होके जो गया उसमें हमें क्या मिलता है, इस एरिया में बहुत रेडिएशन मिल रहा है जो कि विजिबल का पार्ट है। अल्ट्रावायलेट में हमें रेडिएशन नहीं मिल रहा है, ये ओजोन के द्वारा और ऑक्सीजन के द्वारा एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गया। यहाँ भी देखिए आप इस पार्ट के का जो रेडिएशन है वो CO2 और वाटर वेपर में इंफ्रारेड में से एब्जॉर्ब हो गया, ये वाला पार्ट में भी एब्जॉर्प्शन हुआ है, यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो समझने की बात है कि स्पेसिफिक वेवलेंथ के अंदर CO2 वाटर वेपर या ओजोन रेडिएशन को स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी को एब्जॉर्ब नहीं करते। वह वो रेडिएशन एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रेवल होकर अर्थ के सरफेस पे आएगा और रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में चला जाएगा, या अर्थ के खुद के टेम्परेचर के कारण अर्थ जो रेडिएशन एमिट करती है उसका काफ़ी पार्ट एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाएगा इन एरियाज में, इसमें और इसमें, एवं कुछ पार्ट सरफेस तक आएगा। जो पार्ट में रेडिएशन टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर में मिलेगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जिसको जो शेडेड है, वो यहाँ पर जो भी सेंसर हम स्थापित करेंगे किसी सैटेलाइट का, उस सेंसर को एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होगा यहाँ पर या यहाँ पर। तो रिमोट सेंसिंग के संदर्भ में वो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो हम देखते हैं विजिबल में और इंफ्रारेड में खूब अमाउंट में रेडिएशन है जिसको कि रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो हमारे सेंसर्स पे विजिबल रेडिएशन को कैप्चर करने
और इंफ्रारेड रेडिएशन को कैप्चर करने के सेंसर सैटेलाइट्स में लगे रहेंगे। इसी तरह अर्थ की सरफेस से जो एमिटेड रेडिएशन है वो इस रीजन में, इस रीजन में या इस रीजन में है, तो ऐसे सेंसर बनाए जाएंगे जो कि इस वेवलेंथ के रेडिएशन को कैप्चर कर सकें। अब जो रेडिएशन जिन वेवलेंथ्स में अवेलेबल होता है, जिसको रिकॉर्ड किया जा सकता है या जो स्पेस में जा रहा है, उन पार्ट्स, वो पार्ट्स ही रिमोट सेंसिंग के लिए यूजफुल हैं एवं उनको एटमॉस्फेरिक विंडोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? एटमॉस्फेरिक विंडोज। तो एक बड़ी विंडो ऑप्टिकल रीजन में है 0.4 माइक्रोन टू 2 माइक्रोमीटर में। इसके 3 पार्ट कह सकते हो, 0.4 टू 0.7 विजिबल, 0.7 टू 1.2 नियर इंफ्रारेड, 1.2 टू 2 माइक्रोवेव शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, और 3 विंडोज थर्मल इंफ्रारेड रीजन में जो अर्थ का एमिटेड रेडिएशन है 0.3 माइक्रोन के ऊपर, 5 माइक्रोमीटर के ऊपर और 8 और 14 माइक्रोमीटर के ऊपर। तो हमने एटमॉस्फेरिक विंडोज़ की मैंने आपको से क्या तात्पर्य है यह बात आपको बता दी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, स्पेसिफिक रीजन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जो एब्जॉर्ब कर ली जाती है उसको हम कैप्चर नहीं करेंगे क्योंकि वो कैप्चर कर ही नहीं सकते, वो अवेलेबल नहीं है, तो वो रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़फुल नहीं है। एटमॉस्फेरिक गैसेस से कैप्चर जो नहीं कैप्चर किया गया वो अवेलेबल है रिकॉर्डिंग के लिए, और उन रीजन्स को, स्पेक्ट्रम के उन रीजन को एटमॉस्फेरिक विंडो कहेंगे। जो रिमोट सेंसिंग के लिए सूटेबल विंडोज़ हैं उनके बारे में मैंने बताया आपको। इस एक और फिगर में आपको दिखा रहा हूँ जिससे आप समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए विजिबल पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम जो कि येलो लाइन से दिखाया गया है। ये ग्रे शेड से जो दिखाया गया है इस फिगर के अंदर वो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है, ग्रे से, और जो कलर्ड है चाहे पर्पल है, ब्लू है, रेड है, ये एब्जॉर्ब्ड नहीं है। ये देखिए विजिबल बहुत मात्रा में अवेलेबल है कैप्चरिंग के लिए। इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड में, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड में, मिडल में, इनमें भी काफ़ी अमाउंट के अंदर रेडिएशन एब्जॉर्प्शन के लिए कैप्चर है। ये वाले पार्ट में नहीं है, इसलिए इसके लिए सेंसर नहीं बनेगा। इस पार्ट में नहीं है, इसके लिए सेंसर नहीं बनेगा। अब ये आप फिगर से क्या कह सकते हो, यदि लोअर एटमॉस्फेयर में लेट से 500 मीटर की ऊंचाई पे कैप्चर करना है तो ये अवेलेबल है, परंतु जैसे जैसे अपवेलिंग एटमॉस्फेयर के थ्रू होगी अपर एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये पार्ट अवेलेबल है, ये पार्ट अवेलेबल है, जो कलर्ड पार्ट है वो अवेलेबल है। लॉन्ग वेव में, माइक्रोवेव रीजन में ये पार्ट अवेलेबल है, ये कैप्चर या एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ठीक है, ये एनर्जी की फॉर्म में ये जो है कर्व सन के रेडिएशन को दिखा रहा है। तो मैक्सिमम आप देखते हैं कि विजिबल में है, थोड़ा अल्ट्रावायलेट में और बाकी इंफ्रारेड में है। ये वाला कर्व ग्रीन वाला अर्थ के रेडिएशन का कर्व है। इस रेडिएशन के कर्व में आप देखिए टोटल इंटेंसिटी इसकी काफ़ी कम है और लगभग 8 माइक्रोमीटर से लेके और 50 माइक्रोमीटर की रेंज आप कह सकते हैं जिसमें कि ये रेडिएशन अवेलेबल होगा। तो ये एक अर्थ के सरफेस पे आने वाला जो EMR है उसके एटमॉस्फेयर के साथ के जो इंटरेक्शंस हैं उसके बारे में आज हमने ये चर्चा की है, और ये थर्मल इंफ्रारेड के पोर्शन में किस तरह से एनर्जी अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए, और ये माइक्रोवेव रीजन के अंदर सब में एरोज लगे हुए हैं। ये PPT मैं अपलोड कर दूंगा आपके देखने के लिए। तो आज के लेक्चर में, इन 2 लेक्चर्स के अंदर 2 पार्ट में मिलेंगे 1 और 2। आप इनको समझने की कोशिश कीजिए। ये एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन इनकमिंग रेडिएशन का और आउटगोइंग का। आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज फीडबैक में डाल दीजिए और मैं उनको रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए यूज़फुल है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो क्या वापस स्टार्ट करूं? चल रही है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग चल रही है।